चलिए नमस्कार। चलते हैं 20 के दांत भाग 2 में। भाग 1 में आप लोगों को बताए थे कि सेन साहब के जो बेटे थे खोखा कंसु, वो गाड़ी के पंचर चक्के को पंचर कर दिया था। कुछ समय बैठने के बाद मास्टर साहब गाड़ी के पंचर बनता है, सारे लोग चले जाते हैं। और उसके आगे से हम लेकर चलते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेवरक को मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में हॉट ऑटो हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। जो मदन था, जो उलझ रहा था सोफर से, बार बार बदतमीजी कर रहा था, उस मदन का पिता गिरधरलाल है और गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ काम करते हैं। तो अब तो भाई सेन साहब के क्या कहना है, उसके यहाँ नौकरी करता है तो भाई उसको हुक्म दिया कि बुला कर लाओ उसको, मेरी खबर लेते हैं, इसका बेटा बड़ा ये हो गया है, तो में रहता है। तो भाई गिरधरलाल उसके यहाँ नौकर था, इसलिए भाई गए। और जमींदारी प्रथा थी, तो क्या था कि वो जो गिरधरलाल थे वो ऐसे खड़ी हो गए हाथ जोड़कर इस प्रकार से, हाँ, कि लगता है कि कोई जुर्म किया है, खूनी खून के खून खून के जुर्म है। तो ऐसी स्थिति में वो खड़ी था। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, ना समझा रहा है, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे समझाने पे भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर और डाकू बनते हैं। मैंने कह रहा है कि वो देखिए, जो गिरधर है वो अपने आप को थोड़ा उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि हम उसको माना भी किए, हमको सामने भी वो क्या करता है, या सोफर को के सामने उलझा, हाँ, और माना करने पर भी वो नहीं माना और दूसरा फिर डरा भी नहीं हमसे। हाँ, ऐसे लड़के ही क्या करते हैं, चोर उचक्के बनते हैं। मैंने तुम्हारे बेटा दिखा, मैंने उसके बेटा मैंने मदन के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा है, ऐसा एक समय चोर उचक्के बने। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी था, उनकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मैंने हिदायत दे दिया, चेतावनी दे दिया कि ऐसा बात अगला बार से नहीं होनी चाहिए, इस बार छोड़ दे रहे, अगला बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला कि जाओ। गिरधरलाल चले जाते हैं। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शहगार गुंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही, गिरधर खुद समझदार आदमी है, इसकी बीवी ने भी लड़के को बिगाड़ दिया है। मैंने रात को क्या हुआ, गिरधरलाल ने मदन को मारा। जब शिकायत आया भाई, मालिक जी शिकायत कर दिए, तो भाई बच्चों को तो मारना जायज बन जाता है ना, उनका भी आज्ञा मानना है। तो पिटाया। ऐसी हालत में क्या हुआ, जो सेन साहब थे, हाँ, वो कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि गिरधर ठीक आदमी है। क्यों ठीक आदमी? क्योंकि अपने बेटे को जाके मारा, थोड़ा सी खरी खटू सुनाया और बेटा के जाके मारा, तो उसको तो लगा अच्छा, तसल्ली मिल गया दिल में। तो इसी को लेकर, हाँ, सेन साहब बोलते हैं कि जो मदन को बर्बाद करने का जो मामला है वो उसकी माँ है, वही बिगाड़ रखी है। मदन की यही दावा है, मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेंड द रॉड रॉड एंड सॉइल द चाइल्ड। मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला, हाँ, यदि इस प्रकार से जारी रखेगा, डंडे से पीटना मारना, हाँ, कड़ाई रखेगा तो सुधर जाएगा। नहीं ऐसा, देखिए, अपने बच्चों को एक एक थप्पड़ नहीं मारना, अपने बच्चों को गलती पर पर्दे डाल रहे हैं,
और दूसरे के बच्चों को देखिए। तो ये थी स्थिति समाज की। एक जमींदार लोग थे, पहले के जमींदारी लोग क्या करते थे, छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, हाँ, क्योंकि जमींदार का बेटा जमींदार ही बनता था, समझे। तो इसके लिए कि शुरू से ही तालीम दिया जाता था। और उनके जो खटने वाले लोग होते थे, बड़े बूढ़े लोग, बड़े लोग, वयस्क लोग, हाँ, वो छोटे छोटे अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से डंडे से पिटवाता था कि लो इसको मारो, ये सिखाता था। और वही फिर बड़ा होता था, जमींदार का बेटा तो जमींदार बनता था, उसमें उसी का खून होता था, क्योंकि हम तो उसको मारते आए हैं, बड़े बुजुर्ग को मारते आए हैं, यही मनोवृत्ति बनी हुई रहती थी, यह प्रक्रिया जारी रहता था जमींदार की। यह परंपरा इस हम लोगों ने बनाता रहा, समाज में कुरीतियां फैलाता रहा। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा ज्यादा अपने पति की बकबक पर चीख आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी चीख मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया था। खैरियत थी कि इसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। मने कह रहे हैं, जब गिरधरलाल मार रहा था तो गिरधरलाल चिल्ला भी रहा था, ऐसे भी पीटते हैं तब ना, बोलते हैं मारते वक्त मार रहे हैं, पीट रहे हैं ना, बड़बड़ाते हैं, तो गुस्सा आ रहा था उनकी माँ, मदन के माँ। लेकिन गुस्सा झारे किस पर? पति पर तो झार नहीं सकती है, हमारी हिंदुत्व नारी है, हिंदुस्तान की नारी है, अपने पति पर तो कुछ बात ही नहीं बोल सकती है। तो क्या मदन पर ही चार झोरे लगा उसको भी, हाँ। और इतना सुनते सुनते माँ खिसा खिसा कर बोलने लगी, कौवे जैसा शकल है इसकी, और देखो ना खोखा के बराबरी करता है, हाँ, मैंने इस तरह से बातें करता है, हाँ, भिखमंगा कहीं का बोलता है अपने बेटे को, खिसा खिसा कर बेचारे, क्या क्या जाए। तो इतना सुनने के बाद मदन की सिसकियां थोड़ा धीरा होता है, लगता है कि माँ भी गुस्साई हुई है। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की आहत की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्दा छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। हाँ, मदन के क्या, मदन हमेशा इसी रमे हुए था, इसी बच्चे के बीच में रमे हुए थे, और यह सब काम था। लेकिन इतना भी नहीं था कि मैंने उनको इतना डांट मारे पिटाई, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जैसे कि अब बच्चे रहेंगे तो बच्चे के साथ ही खेलेंगे। जब वो लट्टू खेल रहा था सारे लड़कों के साथ बीच में, और उसी समय खोखा भी आ जाता है लट्टू खेलने के लिए। मैंने लट्टू खेलने के लिए आता है, जब बच्चे लोग रहते हैं तो बच्चे का स्वभाव ही होता है कि चार गो बच्चे खेल रहा है तो वहाँ पे आके जरूर इंटरफेयर करेगा, वो खेलने की चाहत रखेगा। तो उसी चीज के लेकर, हाँ, वो कंसु भी आता है ना, और लोग जो मदन के साथ साथ जो आवारा गर्दे छोकरे हैं, जो लोगों अपने आसपास के लड़के हैं ना, उनके साथ जो लट्टू खेल रहा है उसमें वो शामिल हो जाता है। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा को लगा भाई लट्टू खेल रहा था, हम तो जमींदारे का बेटा है, हमको तो खेलना ही खेलना है, माना भी कोई करेगा तो हम खेलेंगे, क्योंकि हमारा तो स्टैंडर्ड ही ऊंचा है ना। इस प्रकार से उसके मन में व्याकुलता आया, और इस व्याकुलता को लोगों के सामने, बच्चों के सामने रखा ना। हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। माने इसमें एक प्रसंग व्याख्या है कि हंस कौए की जमात में ये भी ललक गया, माने जो इन लोगों को कौवे कहा गया है, जो जितने सारे जो आवारागर्दे छोकरे हैं, जो लट्टू नचा रहा है, इसके बीच में जो एक जाता है, ये अपने आप को हंस के हंस के प्रणेता के स्वरूप पे, हंस के रूप ये जाता है। तो ये क्या है कि जैसे कि एक ऊंचे घर के लोग हैं, कंसु ऊंचे घर के लोग हैं, और जितने सारे आवारागर्दे छोकरे थे वो नीचे तबके के व्यक्ति हैं। तो एक संबंध नहीं बन पाता है कि ऊंचे लोग नीचे लोग के साथ खेले। लेकिन बच्चे थे लोग, उस समय वो खेलने के लिए चले गए। हाँ, तो यही इसमें कहा गया है कि
हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया ना, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा, है ना। वो तो जमींदार का बेटा है, वो बड़े घर का बेटा है, हाँ, और वो जानता है कि पिटाती आया है, इसके पिता हमारे यहाँ खटता है, इसलिए उसको बोला, मदन से ही बोला कि तू लट्टू हमको दे दो, हम खेलेंगे, हाँ। दूसरे लड़कों को कोई खास अर्ज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने का फायदों में नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने अछूते ही जवाब दिया, जा बे, भाग यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, मैं भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मैंने सारे लड़के तो चलिए ठीक था कि भाई कंसू खेलेगा, खोखा खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मदन था वो तो अपमानित था, उसको पिता ने मार खिलवाया था ना, उसका एक बार गाड़ी गया था उसके बगल में तो उसको सोफर ने ढकेल दिया था, टेहुना फोड़ दिया था, वो हमेशा अपमानित हो रहा था समाज में मदन। तो बोला कि हम नहीं खेले देंगे, तुम जा अपने बाबा के क्या गाड़ी पर जाकर बैठ, तुमको खेलने नहीं देंगे, ऐसा बात कहा। कंसू तैस में आ गया, ऐसा बात बोल दिया भाई, एक नौकर के बेटा बोल देगा कि नहीं खेलो, इस तुमको हम नहीं खेलने देंगे, ये कहाँ की बात हो सकता है, समाज तो कहता नहीं है उस समय के समाज। लेकिन तैस में आ गया, ये तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आप देखा ना, तब मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। माने वो ऐसा लड़का था कि अपनी बहन पर भी हाथ छोड़ता था, नौकर पर भी हाथ छोड़ता। आपको बताए ना कि जमींदार जो बड़े लोग होते थे, जमींदार टाइप के जो जमींदार लोग होते थे, अपने बेटों को जमींदार बनाते थे, इसीलिए नौकरों को, बड़े को वो कहते थे मारने के लिए कि मारो उसको, अपने ना मारता था जमींदार, अपने खुद नहीं मारते थे। छोटे छोटे बालक को, छोटे छोटे बेटों को क्या कहता था कि अब तुम मारो, तुम्हारा अधिकार है, ऐसे वो उसका मनोबल ऊंचा होता था। तो वही तो करा कि यह प्रक्रिया तो जारी रहता था, जिसके कारण वो क्या किया, मदन को एक घुसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था ना, वो भी था तैसे में, वो तो इंतकाम था उसको, वो तो अपमानित हुआ था इसके पिता से। अब वह झट कंसों पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा सा हटकर इस द्वंद्व का मजा लेने लगा। लेकिन इस लड़ाई हड्डी मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में लड़ाई हुई रहती, कंसू शेर हो जाता वहां तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। माने यहाँ लड़ाई जो हो गया, एक कुत्ता का पिल्ला है, एक क्या है, बंगले के पिल्ले, बड़ा घर का बेटा, एक गली का कुत्ता के बीच की लड़ाई। और यहाँ पर तो क्या, मदन ने दे गुस्सा मारा ना, घर में तो बड़ा शेर बनता था कंसु, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, उसको दे गुस्सा मारा और वो चित्त हो गया, और वो ढेर हो गया, और वो जान लेकर भागा, जब हमको बहुत मार मारेगा। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़वाली उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। क्या इसमें देखिए एक प्रसंग है कि क्या होता है कि जो महल वाले होते हैं, महल वाले 1 गो 2 गो 4 गो रहेगा, लेकिन झोपड़ी वाले ढेर सारे लोग होते हैं। देखिएगा, अमीर की संख्या कम, गरीबों की संख्या अधिक, उसके बावजूद भी वो लोग क्या करता है, वो शासन करता है। कारण क्या है, कारण क्या है कि वही झोपड़ी वाले लोग क्या करते हैं, उस महल वाले को मदद करते हैं, तभी तो हम हार जाते हैं। हम गरीब हारते कैसे हैं, कभी सोचा गरीब कभी नहीं सोचा कि गरीब कैसे हारता है। गरीब हारता है वो किसके कारण, वही गरीब सहायता करता है अमीरों को, तब अमीर जीतता है, और यही होता है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ नहीं है ना, इस बार तो क्या किया, अलग हो गया, सारे दोस्त देख रहा था सिर्फ तमाशा, है ना। लेकिन कहता है यहाँ कि अक्सर महल वाले जीतते हैं, कभी भी झोपड़ी वाले जीतता नहीं है।
लेकिन महल वाला जीतता है, इसको जिताने का कार्य झोपड़ी वाले ही करते हैं, क्योंकि सहायता करता है झोपड़ी वाला। लेकिन बच्चे क्या अक्ल है, बच्चे हमेशा बच्चे जैसा ही रहता है दिमाग, थोड़े के बढ़ के जैसा दिमाग लाएगा कि इतना हम कुछ करें, ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ना तो अपने दुर्मय लीडर की मदद की और ना अपने माता पिता के मालिक किए लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, लेकिन एक दूसरे को मदद नहीं किया। बच्चे लोग भी ने उसको मदद किया, नहीं इसको, दोनों किसी को नहीं, खाली चुप दिखता रहा। जब लड़ाई खत्म हुआ तो दोनों सब सारे दोस्त इधर उधर चले गए। मदन घर पर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। इसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। मदन का आदत था पिटाना, और वो तो भाग गया था इधर उधर, लेकिन भागेगा कहाँ, दिन भर भागा। रात के 8-9 बजे वो भूख लगा तो वो आया। जाकर कहा, बच्चा है, इतना अक्ल भी नहीं है कि कहीं जा सकता है। जब वो घर आया तो आहिस्ते आहिस्ते से आता है, लेकिन डर है इस बात की कि हम तो पिटाएंगे, इसके लिए डर नहीं है, लेकिन वो आज ज्यादा पिटाएगा, सब दिन से ज्यादा, क्योंकि आज की गलती वो जानता है कि हम कितना बड़ा गलती कर दी। इसके लिए मार खाना मामूली बात था, डर था तो बस इतना कि आज कुछ ज्यादा विशेष पिटाई होगी। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई में घुसा। बोला कि पहले चलते हैं जहां खाना है, भूख लगा हुआ था कस के। मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इंतिमान के साथ भर पेट खाया, यानी निश्चिंत पूर्वक भर पेट खाया। माँ पिता बगल वाले रूम में थे और बात विचार चल रहा था। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसके जो पिताजी थे नहीं गरज रहे थे, गरजते बोलते ये कर दिया, आजू कर दिया मदन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तज्जुब हुआ उनको भाई कि हमेशा वो गरजते हैं जब हम कभी गलती करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आते हैं, बोलते हैं, गरजते हैं और मारने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन आज कैसा ऐसा भाव नहीं देख रहे हैं पिताजी को। तज्जुब हो रहा था उसको। तो उन्होंने बातचीत जो हो रहा था उसको सुनने की कोशिश किया। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। के काम की कोई बात मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। मैंने अपन बतिया रहता था ना जी कि हाँ, मदन सोच रहा था कि हमारे बारे में बतिया चल रहा है कि नहीं। तो लगता है कि सेन साहब इनको निकाल दिया नौकरी से। बेटा के मारा, मदन तो मारा भाई। तो बोला था कि भाई तुम निकल जाओ, तुम नौकरी से छोड़ देना, घर द्वार भी जो जहाँ रहता वहाँ छोड़ दो ना, और अपना तनख्वाह ले जाना, तुमको अब जरूरत नहीं है यहाँ। ये सब बात तो उसको उतना पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए बोला कि हमारे लिए बात नहीं है, हम चलते हैं अब। हाँ, तो क्या हुआ कि वह दबे पाँव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटा से लग गया। जब जा रहा था कि अब जाते चरपाई सो लेते हैं, नहीं देखे, जैसे गए तो लोटा था बगल में टकरा गया। अब लोटा टकरा तो ढंग से आवाज किया। अब जब आवाज किया तो लोटे की टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौकर घुमा और मार खाने के तैयार में छाती को अपने हाथ में बांधकर खड़ा हो गया। दम क्लियर दम। अब तो लगता है पिटाएंगे, अब पिताजी आज तो मारेगा ही। हाँ, अब देख लिया था, सोचा था कि जाके आराम से सो जाएंगे, न जानेंगे सुबह उठेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन जब पैर लोटा से बच गया, अब वो बाहर निकले, हाँ, अब देखे कि
पिताजी आ रहे हैं। एकदम शरीर को एकदम बांध लिया कि अब तो पिटाना ही है। हाँ, मदन चौकर घुमा और छाती को अकड़ा लिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। घटा गया था, पिटे थे 10 डंडा 15 डंडा पिटाया, उसके बाद रोया। हाँ, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया, एकदम नजदीक आ गया था। हाँ, अब तो लगा कि अब हमको दम पिटाना है। हाँ, अचानक आकर ठिठक गए उनके जो पिताजी थे। उनके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसने याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी ने भी नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। साहस बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा, हंसता है। हाँ, खोखा को मारा था, कंसों को दांत तोड़ दिया था। बोला कि तो इतना तो हम भी नहीं कर सकते थे, उसके साथ उसके यहाँ रहकर नौकरी छोड़ के भी उसको इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज तू कर दिया। झोपड़ी वाले और महल वाले के खाई को पाट दिया तुमने। तुमको लगता है कि जमींदार को कोई नहीं मार सकता है, अमीर व्यक्ति को कोई नहीं पीट सकता है, वो उसके लायक नहीं है। गरीब व्यक्ति उस महल वाले व्यक्ति के सामने वो लायक नहीं है, लेकिन तुम आज साबित करके दिखा दिया और खोखा को दो दांत तोड़ दिया। वो जो दांत था ना, जो टूटा, उस समाज की कुरीति को समाप्त कर दिया। आज वही समाज देखिए, नहीं कोई जमींदारी प्रथा है, नहीं कोई नीच है, नहीं कोई ऊंच है, इस हम सभी खाइयों को पाटने वाली ये कहानी है। और गिरधालाल क्या किए, अपने बेटों को आराम से दम पकड़ के ना गोद ले लिए और शाबाश कहे। उनको इतना खुशी है कि मत कहिए। नौकरी छोड़ने के बाद भी बहुत खुश है कि हमारे समाज की ये सब सारी चीज़ें जो है, जो देखा जाता है कि आज जो समाज हमारा है कि जिस तरह से बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे ऊंच नीच है, उन ऊंच नीच के कारण क्या है, बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिलता है। सब सारी जो परेशानियां हैं सभी अपने स्वार्थी पूर्ण भाव के कारण उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग क्या हैं, अपने अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, अपने भाव को सिद्ध करने के लिए, अपनी ऊंचे परख को ऊंचा रखने के लिए लोगों को नीचा दिखाता है और अपने प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हमेशा दबाते आता है, जिसके कारण वो सोचता है कि हमारा नाम हमेशा हो यहाँ पर। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? सच्चाई तो वो तो नहीं है। आज देखिए समाज में ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं है, ऊंच नीच की धारा धीरे धीरे खत्म होते चली जा रही है। हाँ, और इस सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो समाप्त हो रहा है। तो हम क्यों नहीं आज समाज में एक तरफ से सभी को मान मर्यादा सम्मान दिया जा सकता है और आज मिल भी रहा है। तो ये जो कहानी है जो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं, हमारे समाज की जो बड़े खाई है, महल और झोपड़ी के बीच की खाई को एक कर दिया और ये चाहते हैं कि यदि हमारा इस संसार में, इस समाज में एक बेहतर समाज का जन्म हो, तो यह जो खाई है ऊंची और नीच की, वो एक हो जाना है। तभी क्या होगा, यह बेहतर रूप से आगे समाज स्वच्छता पूर्वक चल सकता है। तो ये जो आपका कहानी समाप्त हो जाती है। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है आप लोगों से अगला वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा प्रश्न उत्तर आपको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।